नमस्कार 10th क्लास के सभी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक लास्ट मॉडल पेपर पर। क्योंकि कल आपके सभी के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और इससे पहले ये लास्ट एक मॉडल पेपर इम्पोर्टेंट था, इसीलिए इसको देख लेते हैं। ये हमारा चौथा मॉडल पेपर है। इसके अलावा हमने कहीं क्लासें की है। लगभग मैंने इस एग्ज़ाम के लिए आपको 10 क्लासें प्रोवाइड करवा दी है। इन 10 क्लासों को जिसने पूरी देख ली, एग्ज़ाम में पास होने के लिए या फर्स्ट डिवीज़न पास होने के लिए उसके लिए नंबर कम नहीं पड़ेंगे। तो ये लास्ट क्लास है, सभी देख लेना और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। पहला है, पेप्सिन एंजाइम द्वारा पाचन किया जाता है। पेप्सिन एंजाइम किसको पाचन करता है, इसमें पूछा गया है। तो पेप्सिन एंजाइम जो है ना, प्रोटीन का पाचन करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि कौन सी जगह पर पाई जाती है? तो आपको पता है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क में पाई जाती है और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी है? इनमें से नलिका युक्त ग्रंथियां, अम्लीय ग्रंथियां या फिर क्षारीय ग्रंथियां या नलिका रहित ग्रंथियां। जिन ग्रंथियों में नलिका नहीं पाई जाती है उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं और जिनमें नलिकाएं पाई जाती है उन्हें बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, F2PD के पौधों का बोनापन है। बोनापन क्या है? एक प्रकार से आपको पता है, लंबे पौधे होते हैं और एक बोने पौधे होते हैं। तो लंबे पौधे जो होते हैं वो प्रभावी होते हैं और बोने जो होते हैं वो क्या होते हैं? अप्रभावी लक्षण होता है। अप्रभावी लक्षण, तो ये क्या है? एक प्रकार का अप्रभावी लक्षण। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन कोण चित्र में होगा। परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है कि एक कोण आता है, आने वाले कोण को बोलते हैं आपतित कोण और यहाँ से जाकर निकलने वाले कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो इस अपवर्तन या परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? आपतित कोण और परावर्तित कोण जो होता है दोनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 25 डिग्री का है तो ये भी क्या हो जाएगा? 25 डिग्री का हमारा परावर्तन कोण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का मान नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग होता है। कितना होता है? इसके बारे में पूछा है कि लाल जो रंग होता है उसकी तरंगदैर्ध्य कितनी होती है। तो उसकी जो तरंगदैर्ध्य दोस्तों 1.8 गुना इससे क्या होती है? इसके लगभग इससे ज़्यादा होती है। 1.8 गुना ज़्यादा होती है। जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण में होते हैं। देखो, एक चालक तार होता है तो उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है तो उस गतिशील कण के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के बिना किसी भी धारा प्रवाहित होना संभव है ही नहीं। तो किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉन जरूर होते हैं, इसीलिए उसमें धारा प्रवाहित होती है। एक क्वेश्चन है, 100 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। 100 वाट के बल्ब से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो 40 वाट के बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर अपने को ये क्वेश्चन सोल्व करना है। देखो, आपको पहले तो ये देखना होगा कि यहाँ पर बल्ब जो है ना वो कौन से क्रम में है। तो यहाँ पर बल्ब है ना वो श्रेणी क्रम है और श्रेणी क्रम का मतलब होता है इस प्रकार से, पहला बल्ब यहाँ होगा, फिर आगे इसी तार पर यहाँ होगा। इसका मतलब है कि जितनी धारा इसमें प्रवाहित होगी उतनी ही धारा दूसरे बल्ब में प्रवाहित होगी। इसका मतलब इसकी धारा 1 एम्पियर है तो इसकी धारा भी क्या होगी? 1 एम्पियर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? द ऑप्शन। लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? देखो, लोहा है Fe, इसके अंदर HCl डालने से, HCl तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, तो यहाँ पर क्या होगा कि पहला ऑप्शन है ना, हाँ ये पहला ऑप्शन सही है। हाइड्रोजन गैस निकलेगी और इसके साथ में क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड बन जाएगा। आयरन क्लोराइड और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये दोनों आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट देखते हैं। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बेंजीन को क्या बोलते हैं? C6H6 होता है। बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? बेंजीन का रासायनिक सूत्र C6H6 होता है। ठीक है ना दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देना। C6H6 है बेंजीन का रासायनिक सूत्र, या फिर बेंजीन को इस प्रकार से भी बनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार का बेंजीन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देखते हैं कि केरोसिन तेल में किस धातु को डुबोकर रखा जाता है। तो केरोसिन के तेल में के अंदर आपको पता है पोटेशियम जो होती है, पोटेशियम सोडियम वगैरह, ये क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातुएं होती है और इनको क्रियाशीलता यानी ये वायु के संपर्क में आके जल्दी से क्या हो जाती है? आग पकड़ लेती है। इसीलिए इन धातुओं को क्या किया जाता है? वो इसको केरोसिन के तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो पदार्थ जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण, यानी बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ऐसे जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं यानी जैव निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है ना, तो कूड़ा कचरा हो गया, सब्जियां वगैरह हो गया, इनका जो वेस्टेज आता है वो जैव निम्नीकरण हो जाता है।
अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग में ली जाती है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों 2 बार 3 बार आपको मॉडल पेपर में देखने को मिल गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटासिड का उपयोग किया जाता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, है ना, इसे बोलते हैं इनो वगैरह होता है ना, उसको ध्यान में रखना। प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। प्रत्येक बीजांड के अंदर अंड कोशिकाएं होती है ना, वो उनकी संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा है ना। तो अंड कोशिका की जो संख्या होती है वो 1 होती है। कितनी होती है, 1, है ना, जिसे मात्र कोशिका भी कह सकते हो। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनात्मक कण है ना, अल्फा कण है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आपको पता है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछी है, तो आपको दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिशा ज्ञात करनी है। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लगा के देखना, अंगूठे की तरफ धारा को रखना है। परंतु यहाँ पर आपको एक धनात्मक कण दिया है, तो धनात्मक कण के विपरीत कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, और धनात्मक कण की ओर कौन जाती है, विद्युत धारा जाती है। ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपरी मुखी, है ना, ऊपरी मुखी चला जाएगा, है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा क्या, द ऑप्शन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन है वो एफ वाले नहीं है, इसको खाली स्थान में आपको क्या करना है, फील करना है। धमनी की भित्ति मोटी, देखो धमनी की जो भित्ति होती है ना, वो मोटी होती है और लचीली होती है। ठीक है ना। जो ये धमनी, जैसे ये भित्ति है, भित्ति के मतलब ये चारों ओर ये मोटी होती है और थोड़ी लचीली होती है, क्योंकि इनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए, है ना। तो यहाँ पर आप क्या भर सकते हो, लचीली, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से, यहाँ खाली स्थान है, खाली स्थान पर निक्षेपित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या निक्षेपित होता है, तो ये कहाँ पर निक्षेपित होता है, जो शुद्ध धातु विद्युत है ना, विद्युत अपघट्य, जो धात्विक विद्युत अपघट्य होते हैं वो कहाँ पे निक्षेपित हो जाते हैं, कैथोड पर। क्योंकि कैथोड क्या होता है, कैथोड खुद ऋणात्मक होता है और ये जो धातु होती है ये धनायनिक होती है ना। गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपना कर किसको रोका जाता है, गर्भधारण को रोका जा सकता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, गर्भधारण को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर बनाने में किस, बेकिंग सोडा, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिस सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, बेकिंग सोडा जिसको खाने का सोडा कहते हैं, एवं, है ना, एवं अगला यहाँ पर खाली स्थान है, जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक एक तो मंद खाद्य अम्ल क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और एक और नाम बताना आपको, जिसका क्या नाम है, आपने नाम सुना हो तो टार्ट्रिक अम्ल है ना। क्या है, टार्ट्रिक अम्ल। ये किस में पाया जाता है, तो इमली वगैरह होती है ना, उसके अंदर पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। आपको पता है दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से ही मापी जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से, है ना, खाली स्थान संयोजित करते हैं जिनके बीच में विभवांतर मापना होता है ना। तो हमारा यहाँ पर जो आ जाएगा, उन बिंदुओं के बीच, यानी जो किन बिंदुओं के बीच में यहाँ पर मापा जाता है, तो वो बिंदु जो होते हैं जिनके समांतर क्रम में देखा जाता है, समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। देखो जो वोल्ट मीटर होता है इसको समांतर क्रम में लगाते हैं सदैव, जबकि ए मीटर होता है तो ए मीटर को किस में लगाते हैं, ए मीटर को लगाते हैं श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, दोनों ही याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, यानी एक दूसरों पे निर्भर रहते हैं, उनको उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, थोड़ा सा याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अब देखो आपको जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आगे, जिनको एक लाइन में आप उत्तर दे सकते हो, 1 या 2 लाइन में, है ना। क्या क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की उपयोगिता बताइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको मैंने बताया था MgOH का होल ट्वाइस, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका क्या बताना, आपको उपयोगिता बतानी है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, एंटासिड के रूप में। जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है ना, पेट के अंदर गैस बनने लगती है, तब अधिक मात्रा में इसकी उदासीनता करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। एनोड पंख किसे कहते हैं, जब धातुओं को हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटनी के अंदर धातुओं को, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि होती है, उसके अंदर हम धातुओं को क्या करते हैं, गलाते हैं, शुद्ध करते हैं। तो वहाँ पर जो नीचे पेंदे पर जाकर अशुद्धि जम जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एनोड ऑफ पंख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड पंख बोलते हैं। अगला है, विषम परमाणु किसे कहते हैं। तो विषम परमाणु आपको पता है, हाइड्रोजन श्रृंखला में वह तत्व है, हाइड्रोजन श्रृंखला के वे तत्व
जो एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर उन्हें विषम परमाणु कहते हैं। जैसे कोई ऐसे परमाणु जो क्या करते हैं, एक से अधिक दूसरे हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करते हैं, जैसे CH4 है, तो यहाँ पर मान लो कोई क्लोरीन आ जाता है तो क्या करेगा, CH3 एक Cl जुड़ जाएगा इसके साथ में, ऐसे एक एक को प्रतिस्थापित करता जाएगा, तो ये क्या है, विषम परमाणु है। अगला क्वेश्चन है, एल्कीनों का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है। एल्कीन, कीन है ना, यहाँ पर देखो एल्कीन लगा हुआ, ईन लगा हुआ है, तो इनके बीच में क्या होता है, डबल बंध होता है। क्या होता है, डबल बंध होता है। और इनका जो रासायनिक सूत्र होता है आपको पता है, तीनों का रासायनिक सूत्र याद रखना आपको। एल्केन का क्या होता है, डबल होता है, जैसे CnH2n+2, ये तो होता है एल्केन का। और एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं लिखेगा। और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2, ये होता है एल्काइन। तो आप तीनों का ही याद रख सकते हो यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट स्लाइड है ये, तंत्रिका आवेग किसे कहते हैं। तंत्रिका आवेग किसे कहते हैं, यहाँ पर आपको आंसर देना है कि तंत्रिका आवेग किसे कहते हैं। तो जो दोस्तों उद्दीपन होते हैं, उद्दीपन के कारण तंत्रिका कोशिकाओं में क्या होती है, उत्तेजना उत्पन्न होने लगती है और मस्तिष्क तक सूचनाएं जाती है, उनको बोलते हैं तंत्रिका आवेग। क्या बोलते हैं, तंत्रिका आवेग। नर तथा मादा युग्मक के संलयन से बनी संरचना को क्या कहते हैं। नर और मादा युग्मक होता है, एक तो नर युग्मक क्या कहलाता है, शुक्राणु, है ना, नर युग्मक को क्या बोलते हैं, शुक्राणु, शुक्राणु कहते हैं। और मादा युग्मक को क्या बोलते हैं, अंडाणु, अंडाणु, है ना, अंडाणु। अंडाणु और शुक्राणु का जो संलयन होता है इसे क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं युग्मनज। इनके बाद में क्या बनता है, युग्मनज, जिसको जाइगोट कहते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो जाइगोट बनता है या फिर युग्मनज कह सकते हो आप। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण ऐसा होता है, उत्तल दर्पण, है ना, इस प्रकार से आप देख सकते हो, ऐसा उत्तल दर्पण होता है जिसके इधर से क्या होता है, रंग कर रखा होता है। इस दर्पण में क्या होता है, इस दर्पण के मध्य में रखे अनंत, अनंत है और ध्रुव है, इन दोनों के मध्य में रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ का जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, तो ये प्रतिबिंब है दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के मध्य बनेगा। ये दर्पण है, इसके फोकस कहाँ पर होगा, फोकस बिंदु एक इस जगह पर होगा, यहाँ पर, और इसके पीछे की ओर बनेगा, इस जगह पर, कहाँ पर, इसके पीछे की ओर, है ना, इस तरफ ध्यान रखना, थोड़ा पीछे की ओर बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र का क्या अभिप्राय। प्रकाशिक केंद्र, फोकस, है ना, तो यहाँ पर जो लेंस होता है, लेंस का वह बिंदु जिससे फोकस होकर प्रकाश की जो किरण होती है वो बिना विचलित हुए, कहने का मतलब सीधी भाषा में बोलूँ तो आपको मैं यहाँ ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये एक लेंस है, इसका फोकस केंद्र का मतलब होता है कि ये एक बीचों बीच, जिसको अपन ध्रुव कहते हैं दर्पण में, ये जो केंद्र होता है इससे कोई भी प्रकाश की किरण होती है वो सीधी की सीधी निकल जाती है, तो इसे बोलते हैं क्या, लेंस का फोकस केंद्र, है ना, प्रकाशिक केंद्र इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत, एक लास्ट क्वेश्चन है उसको और देख लेते हैं दोस्तों। विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों में उपयोग होने वाली किन्हीं दो युक्तियों का नाम बताइए। तो यहाँ पर विद्युत धारावाही और चुंबकीय क्षेत्र में जो उपयोग में की जाती है ऐसी दो युक्तियों के नाम बताने हैं। तो आपको पता है विद्युत मोटर होती है, विद्युत मोटर का उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। और एक क्या होती है, ध्वनि विस्तारक यंत्र। आपने ध्वनि विस्तारक यंत्र का नाम सुना हो तो यहाँ पर दो चीज़ें लिख देना आप, ध्वनि विस्तारक यंत्र या फिर आपको विद्युत मोटर, इसका राइट आंसर ऐसे लिख कर आ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप एग्ज़ाम ठीक से करें और आपका ये अच्छे नंबर प्राप्त करें। दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक, सभी अच्छा एग्ज़ाम करें और अच्छे नंबर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।